हाँ बच्चों, आज हम थर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस वाले पेपर में यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, इंट्रोडक्शन, चार्टर ऑफ 1813 1813 का आज्ञा पत्र। 1813 का आज्ञा पत्र से फिर शुरू करेंगे। फिर वही आज्ञा पत्र के बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद। उसी के साथ ही ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो जाता है। तो और उसी प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सॉल्व करने के लिए मैकॉलेस मिनट 1835 में आता है, और फिर मैकॉले के मिनट जो उन्होंने प्रस्तुत किया, मैकॉले का विवरण पत्र जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका अप्रूवल आता है, अप्रूवल ऑफ मिनट्स एंड फिल्टरेशन थ्योरी, यानी छनाई का सिद्धांत। छनाई के सिद्धांत के बाद 1854 में वुड का डिस्पैच आता है। तो ये जो 5 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं कि ये 5 चैप्टर हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी 1813 के आज्ञा पत्र जो दिया गया था, उसी से विवाद शुरू हुआ। तो वो विवाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से कहा जाने लगा। अब उसी विवाद को सॉल्व करने के लिए बहुत प्रयास हुए, जिसमें कि मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आया, और फिर किस तरह से मैकाले के विवरण पत्र को अप्रूवल यानी उसको स्वीकृति मिली, और फिर छनाई का सिद्धांत आया। इसी संदर्भ में फिर छनाई का सिद्धांत आया, फिर आगे चलकर वुड का डिस्पैच आया। तो इस तरह से ये एक ही स्टोरी 1813 से लेकर 1854 तक चलती है। और उसको चूंकि हम ये इतना विस्तार पूर्वक है कि हम उसको डिक्टेट करके लिखवा नहीं सकते, और हम एक स्टोरी टाइप ही बताते जाएंगे और आप उसको लिंक करते हुए समझ लीजिएगा। तो ये 5 जो चैप्टर्स है एक दूसरे से अंतर संबंधित है, वो बिल्कुल अलग नहीं है। हमने आपको पहले समझाया। फिर हम भी 1813 से स्टार्ट करते हैं। 1813 ईस्वी में आज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया गया, क्योंकि हर 20 साल बाद आज्ञा का नवीनीकरण करना पड़ता था, आज्ञा पत्र बदला जाता था। और इसमें यानी 1813 का जो आज्ञा पत्र के जब नवीनीकरण का समय आया, तो इसमें खास बात ये थी कि इसमें इस वाले 1813 वाले आज्ञा पत्र में भारतीय शिक्षा नीति पर बल दिया गया। यानी सब इसमें भारतीयों को शिक्षा दी जाए, इस बात पर विचार करने के लिए नीति बनाई गई, यानी भारतीय शिक्षा नीति पर बल दिया गया। तो 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर डाला, और उसे यानी कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। और आज्ञा पत्र की 43वीं धारा जो थी, उसकी लैंग्वेज इस तरह की थी कि प्रति इन्वर्टर कॉमा में लिख सकते हैं, प्रतिवर्ष इन्वर्टर कॉमा में प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान और उन्नति के लिए, कॉमा साहित्य के पुनरुत्थान और उन्नति के लिए, कॉमा भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए, और ब्रिटिश राज्य के अधीन भारतीय भूभाग में वैज्ञानिक ज्ञान के
वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ तथा प्रसार के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ तथा प्रसार के लिए व्यय की जाएगी। हाँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं इन्वर्टर कॉमा में। प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान और उन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और ब्रिटिश राज्य के अधीन भारतीय भूभाग में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ तथा प्रसार के लिए व्यय की जाएगी। इन्वर्टर कॉमा क्लोज। तो इस तरह से ये आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में ऐसा लिखा गया। तो 1813 के एक्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि ये व्यय किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार व्यय किया जाए, यानी ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया। साहित्य जो लिखा, धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान के लिए, तो कौन सा साहित्य, या फिर भारतीय विद्वान, तो भारतीय किस भाषा में, भारतीय विद्वान जो होंगे वो किस विषय के विद्वान होंगे। तो इस तरह से शब्दावली के अलग अलग लोगों ने, यानी मतलब कि इस शब्दों का लोगों ने अपने अपने तरीके से अर्थ लगा लिया। तो शब्दावली को अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ, अलग अलग ढंग से अर्थ निकाल लिया, अर्थ निकालने शुरू कर दिए। इस प्रकार जो कंपनी के कर्मचारी थे और लोक शिक्षा समिति के सदस्यों में, मतलब कंपनी के कर्मचारी जो कि पूरी तरह से अंग्रेजियत के पक्ष में थे, और या फिर लोक शिक्षा समिति के सदस्यों में, लोक शिक्षा समिति के सदस्यों में भारतीयता को लेकर वो रुचि थी। तो वो भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वानों को ही ज्यादा, भारतीय भाषाओं या विषय के विद्वानों को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो इस तरह से कंपनी के कर्मचारियों और लोक शिक्षा समिति के सदस्यों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ, और इसी विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद की संज्ञा दी गई। यानी जो आपके सिलेबस में है, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, यहीं से ये विवाद शुरू हुआ। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में भी पूछा जाएगा तो ये कहाँ से शुरुआत हुआ, तो हम 1813 के आज्ञा पत्र की बात करेंगे। और जब 1813 के आज्ञा पत्र की बात करेंगे तो हम इस आज्ञा पत्र में लोगों ने इसको क्या क्या समझा, इन सब की भी बात करनी पड़ेगी, उसमें विवाद की भी बात करनी पड़ेगी। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित है। और ये विवाद समझ लीजिए कि अगले 20 वर्ष तक, यानी अगले 20 वर्ष में फिर आज्ञा पत्र का नवीनीकरण करना था। तो ये 1813 से लेकर 1833 तक ये विवाद चलता रहा। और जब विवाद था तो शिक्षा संबंधी कोई निश्चित नीति नहीं निर्धारित हो पाई थी। तो इसलिए इस अवधि को, यानी 1813 से 1833 तक के बीच के 20 साल को शिक्षा का अनिश्चित काल भी कहा गया, क्योंकि इस विवाद में ही सब फंसे रहे। तो अब इसके हम बात करेंगे कि ये पाश्चात्य, ये तो हमने आपको बताया कि मुख्य कौन सी धारा, आज्ञा पत्र की कौन सी धारा में कौन से शब्द थे। तो अब यहाँ पर देखिए, फिर हम उसकी बात रिपीट करते हुए कहेंगे कि विवाद का मुख्य कारण क्या था। विवाद का मुख्य कारण था कि 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारी में जो 2 शब्द प्रयोग किए गए थे, साहित्य और भारतीय विद्वान,
इन दोनों शब्दों की व्याख्या पाश्चात्यवादी यानी जो पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों के जो लोग थे, पश्चिमी साहित्य और संस्कृति के प्रवर्तक थे, सॉरी समर्थक थे, प्रवर्तक नहीं समर्थक थे। तो पाश्चात्यवादी यानी जो पश्चिम वाले थे, अंग्रेज थे। प्राच्य यानी जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के समर्थक थे। तो इसीलिए इसको प्राच्य और पाश्चात्यवादियों का विवाद कहा गया। और प्राच्यवादियों ने और पाश्चात्यवादियों ने इन दोनों शब्दों की व्याख्या अपने अपने ढंग से कर ली। अब इस ये बात बताते हुए डॉक्टर श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने भी लिखा है, डॉक्टर श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है कि प्राच्यवादियों का कहना था कि इस धारा में जो दो शब्द हैं, साहित्य और भारतीय विद्वान, तो साहित्य शब्द का अर्थ अंतर्गत आते हैं केवल अरबी और संस्कृत साहित्य। साहित्य शब्द के अंतर्गत आते हैं केवल अरबी और संस्कृत साहित्य। और भारतीय विद्वान का अर्थ है इन दोनों ही भाषाओं में से किसी एक भाषा का भारतीय विद्वान, यानी अरबी और संस्कृत भाषाओं में से किसी एक भाषा का भारतीय विद्वान। ये तो प्राच्यवादियों ने कहा। अब पाश्चात्यवादियों ने क्या कहा? वो कहते थे, उनका मत था कि इन दोनों शब्दों का अर्थ इतना संकीर्ण नहीं है और साहित्य में अंग्रेजी का विशेष स्थान है। साहित्य में अंग्रेजी का विशेष स्थान है। अब हम देखते हैं कि प्राच्यवादी दल में कौन कौन से लोग थे और उन्होंने क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए। तो अब हम डिटेल में प्राच्यवादी दल करके एक हेडिंग डाल लीजिए। फिर पश्चात थोड़ा सा संकेत तो हमने बता दिया कि प्राच्यवादियों में कौन थे, भारतीय भाषाओं को साहित्य को मानने वाले, और पाश्चात्यवादियों में कौन थे ये भी पता है। अब प्राच्यवादी दल करके हेडिंग डाल लीजिए। प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। अब कंपनी के कर्मचारी ही थे, कंपनी के ही कर्मचारी थे, मतलब अंग्रेज ही थे, लेकिन वो पुराने थे और अनुभवी थे। इनमें सर्वप्रथम जो थे, वो सबसे पहले जो स्थान दिया जाता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स और जॉनथन डंकन। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा और जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से प्राच्यवादी नीति का पक्ष लिया था। और लॉर्ड मिंटो जो उस समय का वो था, लॉर्ड मिंटो भी इस नीति का समर्थक था, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि वो मेरे ख्याल से गवर्नर जनरल बताया था या जो भी, तो वो खास ओहदे पर था, तो वो भी इस नीति का समर्थक था। और इसके अलावा लोक शिक्षा समिति, बंगाल की लोक शिक्षा समिति के जो अधिकांश सदस्य थे इस नीति के समर्थक थे। और इन सदस्यों में जो मुख्य थे वो थे समिति का मंत्री विल्सन और बंगाल का शिक्षा सचिव प्रिंसेप। ये इस दल का नेता भी था। अब अभी हमने जिन लोगों की बात बताई वो सभी अंग्रेज थे, लेकिन वो भारतीय प्राचीन संस्कृति और साहित्य और सभ्यता के समर्थन क्यों कर रहे थे, उसका भी एक कारण था। ये पूरी तरह से भारतीयों के हितैषी नहीं थे, बल्कि ये भारतीयता को माध्यम बनाकर, जबकि ये एक तरह से ये इन्होंने कूटनीतिज्ञों का कार्य किया। और ये लोग ये चाहते थे कि विभिन्न भाषाओं यानी जो अरबी, फारसी और संस्कृत को माध्यम बनाकर हम भारतीय जनता को विभाजित कर दें। तो ये विभाजित करना चाहते थे।
अब इन्होंने कहा क्या, सर्वप्रथम प्राच्य मत के प्राच्यवादी मत के समर्थकों का ये कहना था कि कंपनी के 1813 वाले चार्टर एक्ट में जो ये बात व्यवस्था की गई थी कि 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीय साहित्य के विकास पर खर्च व्यय की जाए, तो समिति का दायित्व है कि वो संस्कृत, अरबी तथा फारसी की पुस्तकों का प्रकाशन करे और उन्हें प्रोत्साहन दे। साथ ही साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था करना भी शासन का दायित्व है। भारतीय भाषा यानी प्राच्य भाषा। जहां तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न था, प्राच्यवादी जो समर्थक थे, प्राच्यवादी विचारधारा को जो मानने वाले थे, वो संस्कृत और अरबी के माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में थे। यानी वो कहते थे कि संस्कृत के माध्यम से और या फिर अरबी के माध्यम से शिक्षा दी जाए। वास्तव में ये जो कूटनीतिक प्राच्यवादी थे, जो कि अंग्रेज थे, वो संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य पर आधारित शिक्षा देकर भारतीयों को जाति और धर्मों में विभाजित करना चाहते थे, जिससे कि नवनिर्मित ब्रिटिश राज्य को किसी भी तरह की क्षति या नुकसान न पहुंचे। क्योंकि उनके ही कथन थे, प्रिंसिप, जो कि प्राच्यवादी थे, जो प्राच्यवादी दल के नेता थे, उनका मत था कि भारतीय जो लोग हैं अंग्रेजी भाषा पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। यानी उनमें इतनी योग्यता या क्षमता नहीं है कि वो अंग्रेजी भाषा समझ सके या सीख सके, मतलब उनको अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। और विल्सन, जो कि बंगाल की लोक शिक्षा समिति का दो मुख्य सदस्य था, वो भी नहीं चाहता था कि भारतीय लोग अंग्रेजी पढ़कर उसके देशवासियों के साथ, यानी इंग्लैंड के देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक धरातल पर खड़े हो सके, यानी उनके साथ खड़े हो सके, वो ये नहीं चाहते थे। तो इस तरह से ये प्राच्यवादी दल के अंतर्गत जो अंग्रेज थे और मुख्य ओहदों पर थे, उन्होंने जो प्राच्यवादियों यानी भारतीय साहित्य और भाषाओं का जो पक्ष लिया, वो उनका क्या उद्देश्य था, ये हमने आपको बताया। और फिर अन्य प्राच्यवादियों में जो कि भारतीय थे और भारतीयों भारतीयों के साहित्य और भाषाओं का आदर करते थे, इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने जो तर्क किए, तो वो तो भारत के हित में दिए थे तर्क। तो अन्य प्राच्यवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दिए जाने के विपक्ष में 3 तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दे देंगे तो फिर क्या क्या नुकसान होगा, इसके लिए उन्होंने 3 तर्क उपस्थित किए। वो 3 तर्क थे, भारत में पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञानों का प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का लोप हो जाएगा। ये क्लियर है, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों का ज्ञान और विज्ञान को पढ़ने लगेंगे, फिर इस देश की, हमारे अपने देश की सभ्यता और संस्कृति कहाँ जाएगी, वो लुप्त हो जाएगी। दूसरा उन्होंने जो तर्क दिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से उस भारतीय साहित्य का विकास, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से उस भारतीय साहित्य का विकास नहीं हो पाएगा जिसमें कि अनेक युगों का ज्ञान संचित है। तो हमारा साहित्य कैसे लोग जान पाएंगे, जिसमें कि इतने अच्छे अनेक युगों से विद्वानों ने ज्ञान संचित करके रखा हुआ है।
फिर तीसरा है, जब भारतीयों की अपनी स्वयं की एक प्राचीन और भव्य संस्कृति है, तब उनको अन्य देश की भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधित करना गलत है। तो ये दोषपूर्ण नीति है कि जब हमारे पास स्वयं अपनी एक प्राचीन और सुंदर संस्कृति है, तो हम अन्य देश की भाषा और साहित्य का ज्ञान क्यों प्राप्त करें। तो फिर इस तरह से प्राच्यवादियों ने उपर्युक्त तर्क उपस्थित करके इस बात पर बल दिया कि भारतीयों की प्राचीन शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अतः इनकी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित, यानी भारतीयों की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए और उनमें पाश्चात्य ज्ञान का कदापि प्रसार न किया जाए, और 1 लाख रुपए की धनराशि इसी के लिए खर्च की जाए। अब जो दूसरा दल था, पाश्चात्यवादी दल, इस दल में कंपनी के जो नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे, नए कर्मचारी जो थे, नवयुवक जो थे और मिशनरी थे। मिशनरी तो पूरी तरह से ईसाई धर्म से ही को ही ध्यान में रखकर शिक्षा देना चाहते थे, और वे संपूर्ण देश में बिखरे हुए थे, यहाँ जहां तहां वो बिखरे हुए थे। इसलिए उनके दल का ना तो कोई संगठित स्वरूप था और ना ही उनका कोई नेता था। फिर भी उन्होंने प्राच्यवादियों की नीति का जमकर विरोध किया। उन्होंने ये विचार प्रकट किया कि चूंकि प्राच्य शिक्षा पद्धति, यानी भारतीय जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, वो मरणासन है, वो मरने की अवस्था में है, मरणासन अवस्था को प्राप्त हो चुकी है और उसे पुनर्जीवित करना असंभव है। यानी वो एक तरह से समाप्त हो चुकी है और उसको पुनः जीवित करना, उसको पुनः लोगों को उसका प्रचार करना असंभव है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये घोषित किया कि अरबी, फारसी और संस्कृत के साहित्य में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवा किसी प्रकार का उपयोगी ज्ञान नहीं मिलता है। अतः भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवगत कराया जाना बहुत जरूरी है ना। उन्होंने कहा कि अरबी, फारसी, संस्कृत में बहुत पुराने और निरर्थक विचार हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए भारतीयों का मानसिक विकास तभी हो सकता है जबकि वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी देशों का ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करें। तो इस तरह से पाश्चात्यवादियों का जो ये विचार थे, वो अपने स्वार्थ की भावना से प्रेरित थे, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार करने के लिए और प्रशासनिक मामलों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता थी, यानी बाबू, जिसको हम कह सकते हैं कि बाबू वर्ग की आवश्यकता थी। तो इस निम्न वर्ग के लिए, अब इस छोटे वर्ग यानी निम्न वर्ग, क्लर्कों इत्यादि के लिए, ऑफिसर वगैरह तो पदों के लिए तो वो इंग्लैंड से व्यक्तियों को ले आए थे, लेकिन निम्न वर्ग के लिए वो व्यक्तियों को इंग्लैंड से नहीं लाना चाहते थे और भारतीयों को शिक्षित करके क्लर्क या बाबू तैयार कर लेना ही अधिक विवेकपूर्ण कार्य समझते थे। तो इस तरह से उनका ये विचार था। तो धीरे धीरे हमने आपको बताया कि ये 20 साल तक ये अगले 20 साल तक ये विवाद इसी तरह से चलता रहा, प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों के बीच। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए जो मैकाले प्रयास करेगा, तो वो हम आगे वाले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।